बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। वो कोई नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा कि राहुल गांधी जी और उनके परिवार के लिए एक अलग कानून इस देश में स्थापित हो। तो कांग्रेस पार्टी तो इस देश में 75 साल सत्ता में थी, उन्होंने क्या क्या किया है? डेमोक्रेसी इसलिए खत्म हो लग रही है उनको क्योंकि अब वो सत्ता में वापसी का रास्ता बंद हो गया है। जहां तक मानसिक स्थिति की बात है तो सिर्फ राहुल गांधी की खराब हो रही है। आज रोबोटिक्स में आज भारत किस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहा है? अखिलेश जी से यही उम्मीद है। मुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की, लेकिन वो जो कुर्सी है मुख्यमंत्री वाली उसी पे वो बैठना चाहते हैं। सिर्फ पीड़ित सम्मेलन ये लोग करा सकते हैं। अरे इन्होंने कभी जात के बाहर कुछ सोचा नहीं। एक ही प्रत्याशी मिला, उनकी पत्नी। वो समाजवाद नहीं, वो परिवारवाद। अखिलेश जी और राहुल जी एक ही एजेंडे पे हैं। 12 सीनियर जजेस ने अतीक अहमद को पेशी में आने के लिए और स्वयं केस लेने के लिए मना कर दिया। सिंडिकेट बना के इन माफियाओं को से अपना काम कराते थे। देखिए, मैं तो मनाता हूं कि शायद कोई एक सीट ये लोग पा जाए। हमने उस दिन भी कहा था कि राम मंदिर हमको बनाना है, हमने बनाया। हमने उस दिन भी कहा था 370 हटाना, हमने हटाया। मुझे तो 2029 में कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है। 2024 तो अभी साल भर में आ जाएगा। देश हो या उत्तर प्रदेश, इन दिनों कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुर्खियों में हैं। ऐसे जो भी मुद्दे हैं उनको लेकर हम बात करेंगे राष्ट्रीय युवा मोर्चा के महामंत्री वैभव सिंह जी से। वैभव सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम सबसे पहले जो राहुल गांधी मानहानि दावे के बाद उनको सजा हुई और सजा के बाद उन्हें अयोग्य, उनकी जो लोकसभा सदस्यता थी वो खत्म कर दी गई। उसके बाद में विरोध चल रहा है कि इस देश में एक हिसाब आघोषित तानाशाही लागू हो चुकी है। देखिए, जब राहुल गांधी जी और उनका परिवार इस देश में सत्ता में था और जब वो सामूहिक लूट कर रहे थे, तब इस देश का संविधान भी सुरक्षित था, इस देश का लोकतंत्र भी सुरक्षित था। क्योंकि इन लोगों ने इसको अपना बपौती मान लिया था, विरासत मान लिया था, इस देश को, इस देश की जनता के पैसे को। और इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि भारत का संविधान इनके खिलाफ काम करेगा। भारत का संविधान जो लिखा हुआ है वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने लिखा है। वो कोई नरेंद्र मोदी जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं लिखा है। उनके ऊपर जो भी कार्रवाई हो रही है वो सब संविधान के अकॉर्डिंगली हो रही है। आज इसलिए उनको कष्ट है क्योंकि उनका परिवार सत्ता से बाहर हो गया है और सत्ता की सीढ़ियां अब उनसे रोज दूर होती चली जा रही हैं। इसलिए राहुल गांधी जी घबराए हुए हैं। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा डर गई है, मोदी डर गए हैं और इसलिए कि पहले उन्हें एक लोकसभा से बाहर कर दें ताकि जब राहुल गांधी सच बोलते हैं, सवाल पूछते हैं, वो ना पूछ पाएं और वो चुनाव न लड़ पाएं, जिसके कारण से मोदी इस बार फिर लोकप्रिय ज़्यादा हों और चुनाव जीतकर वो फिर से प्रधानमंत्री बन जाएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं के बारे में तो किसी को कुछ नहीं कहना है। अभी आपने एक नेता का उनके सुना होगा बयान। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी और उनके परिवार के लिए एक अलग कानून इस देश में स्थापित हो, जिसके तहत वो लोग कभी भी कोई भी गुनाह करें, कोई भी भ्रष्टाचार करें, लेकिन उनको जेल ना जाना पड़े। लेकिन अब वो दिन चले गए। अब ये सारे जो हसीन सपने थे इन लोगों के, इस देश को लूटने का जो प्रयास था, वो सब खत्म हो चुका है। और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश एक नई विकास की गाथा लिख रहा है। उसमें कहीं भी राहुल गांधी जी या उनके परिवार के लिए कोई स्पेशल प्रेफरेंस या स्पेशल कोई उनको कम्युनिटी मिलेगी, ये उनकी गलतफहमी है। उनका कहना है कि जिस मामले में प्रमोद तिवारी की आप बात कर रहे हैं, 2 साल की सजा हुई है, इसमें 2 साल उच्चतम सजा है। और राहुल गांधी किसी ऐसे परिवार या उनका बैकग्राउंड ऐसा नहीं है अपराधी वाला जो पूरी सजा सुनाई जाए। उनका कहना था ये सजा 1 साल भी सुनाई जा सकती थी। चूंकि कानून है कि 2 साल में अयोग्य घोषित होना, इसलिए भाजपा ने मैनेज करके और कहीं ना कहीं दबाव डाल के, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक फैसला है, कोर्ट के फैसले ज्यादा। देखिए, प्रमोद तिवारी जी, दिग्विजय सिंह जी, ये सब लोग भूल गए हैं कि अब हमें खाली किसी को मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के साथ आज भारत की जनता है और वो अपने मत से सारा मैनेजमेंट कर रही है इस देश का। अब हमें किसी को मैनेज करने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रमोद तिवारी जी और उनकी पार्टी के नेताओं को आवश्यकता है कि वो पहले तो राहुल गांधी को मैनेज करें, क्योंकि अब राहुल गांधी जी सांसद भी नहीं है। और जहाँ तक इसका सवाल है कि हमने किसी जजमेंट को प्रभावित किया है या कोई संस्था हमारे इशारे पे चल रही है, तो कांग्रेस पार्टी तो इस देश में 75 साल सत्ता में थी। उन्होंने क्या क्या किया है? अगर वो हमारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं तो 75 साल सत्ता में वो कैसे थे? उन्होंने यही सब करते थे, कैसे बता रहे हैं? देखिए, ये सब खिला गए हैं। इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी जी के पास देश में उनकी कोई आवाज़ नहीं सुन रहा है, तो अब वो ब्रिटेन जाते हैं, इंग्लैंड जाते हैं और वहाँ बताते हैं कि संविधान खतरे में है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। डेमोक्रेसी इसलिए खत्म हो लग रही है उनको क्योंकि अब वो सत्ता में वापसी का रास्ता बंद हो गया है। इनके जैसे विचारों पर अब इस देश की जनता की आँख खुल चुकी है। अब ये लोग उस पर पट्टी नहीं बांध पाएंगे। आप युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं और एक हिसाब मान लीजिए आप युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं।
राहुल गांधी का कहना है और यहाँ के जितने विपक्ष हैं सबका कहना है कि युवा इस समय युवाओं में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, रोजगार मिल नहीं पा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो नौकरियां मिल भी रही हैं संविदा आउटसोर्सिंग पर मिल रही हैं, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में उनकी मानसिक जो स्थिति है वो खराब करती हैं, क्योंकि काम ज़्यादा है, पैसा कम है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जहाँ तक मानसिक स्थिति की बात है तो सिर्फ राहुल गांधी की खराब हो रही है, क्योंकि उनके ऊपर अब बेरोजगारी आ गई है। उनका जो ये धंधा था राजनीति का वो समाप्त होने वाला है, जनता ने समाप्त कर दिया है लगभग। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं आम नौजवान की, देखिए आप 2014 से उठा के देखिए, चाहे वो स्किल इंडेक्स हो इस देश का, कभी भी इस देश में स्किल इंडेक्स पे कोई काम ही नहीं हुआ। आज तक किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी पार्टी ने ये सोचा ही नहीं कि देश का स्किल इंडेक्स भी उठना चाहिए। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, आप उठा के देख लिए, 2014 के बाद हमारा स्किल इंडेक्स उठा है। हमारा रोजगार का जहाँ तक सवाल है, इतने अवसर रोजगार के कभी हुए ही नहीं। आज जितना आईटी में भारत आगे बढ़ा है, या आज स्पेस टेक्नोलॉजी में, आज रोबोटिक्स में, आज भारत किस क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहा है? आप रोज उठा के देखिए स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, भाई आज जितने मेडल है इस बार हम लेकर आए हैं, इतने कभी नहीं आए थे ओलंपिक इतिहास में। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ग्राउंड ऐसा नहीं है जिसपे ये लोग ये कह सकें कि भारत पीछे जा रहा है। आपने रोबोटिक्स की बात करी तो मुझे याद आ गई अखिलेश यादव जी की। अखिलेश यादव जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि योगी सरकार कह रही है हम रोबोट बना रहे हैं, तो रोबोट जब बना, आज वो युवाओं को रोजगार दे नहीं रहे, अगर वो रोबोट बना देगी तो जितने युवा काम कर रहे हैं वो भी बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे। देखिए, अखिलेश जी से यही उम्मीद है। मुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने कौन सी डिग्री हासिल की। आपने सुना होगा चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा था कि उनको इसका मतलब नहीं पता है कि कैसे वो जनता से कंप्यूटर के द्वारा कनेक्ट हो सकते हैं, कैसे रैली कर सकते हैं, वर्चुअल रैली कैसे होती है, आपने सुना होगा। और कहते हैं आपकी बात हुई थी, आपने हाँ, तो और वो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने कोई पढ़ाई की है। देखिए, राहुल गांधी जी अब वो चाहते हैं कि जनता का पक्ष उनके साथ हो, जनता का मत उनके साथ हो या ना हो, लेकिन वो जो कुर्सी है मुख्यमंत्री वाली उसी पे वो बैठना चाहते हैं। सरकार, अखिलेश जी का कहना, सरकार मना रही है 6 साल पूरे होने पर, अपने जो कार्यक्रम है गिना रही है, अपनी जो उपलब्धियां हैं। ये अखिलेश का कहना है ये लोग छठी मना रहे हैं, लेकिन ये बता नहीं रहे हैं कि लड़का कौन सा कपड़ा पहनेगा। देखिए, ऐसा है ना कि अखिलेश जी 5 साल सत्ता में थे, उससे पहले यहाँ उनके पिताजी ने भी सत्ता की। लाभार्थी सम्मेलन एक हम कराते हैं, आप देखे होंगे भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी के देश में और प्रदेश में, हमने हर साल एक लाभार्थी सम्मेलन कराना शुरू किया। जिन लोगों को लाभ मिला है सरकार द्वारा, उनका लाभार्थी सम्मेलन आप उठा के देख लीजिए। इनका इतिहास सिर्फ पीड़ित सम्मेलन ये लोग करा सकते हैं। इनकी जब सरकारें रहीं तो कितने लोग पीड़ित हुए हैं, ये चिन्हित हैं। हर गांव में, हर बाजार में आपको पता है कि किसका घर इन लोगों ने उजाड़ा है, कितनी लूट इन लोगों ने की है। ये किस मुंह से बोलते हैं? ये रोबोटिक्स की बात करेंगे? अरे इन्होंने कभी जात के बाहर कुछ सोचा नहीं, इन्होंने कभी 3 जनपदों के बाहर कभी इन्होंने कुछ सोचा नहीं। ये किस चीज़ की बात करते हैं? इनके मुंह से ये सब शोभा नहीं देता। मुलायम सिंह जी को धरती पुत्र कहा जाता, कहता है किसानों की आवाज़। देखिए, मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी का कोई तुलना नहीं है। ये अखिलेश जी स्वयं प्रूव कर चुके हैं। इसको मैं कहूँ या योगी जी इसको सदन में कहें, इसका कोई अर्थ नहीं है। अखिलेश जी कितने काबिल हैं, अखिलेश जी ने क्या किया है अपने 5 साल में, उसका जवाब जनता उनको बराबर दे रही है। 2017 का चुनाव वो हारे, 2022 का चुनाव वो हारे, 2014 का चुनाव वो हारे, 2019 का वो हारे और 2024 का हारने जा रहे हैं। मैनपुरी जीत गए। अरे मैनपुरी देखिए मैं किसी पारिवारिक उसमें नहीं जाना चाहता हूँ उनका। देखिए भाई, आपने देखा ना मैनपुरी एक सीट खाली हुई तो उनको कौन प्रत्याशी मिला? एक ही प्रत्याशी मिला, उनकी पत्नी। तो यही है उनकी राजनीति, यही उनकी राजनीति है, यही उनके परिवार की राजनीति है और इसी को ये समाजवाद कहते हैं। वो समाजवाद नहीं है, वो परिवारवाद है और जिस पे वो लोग कायम हैं और जनता इसको पहचान चुकी है। आने वाले 2024 के चुनाव में आप देखेंगे ये लोग जड़ से साफ होने वाले हैं। सवाल है कि मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों पर गोली चलवाई, उसके बाद में राजनीतिक प्रतिद्वंदिता रही सपा भाजपा में, लेकिन मुलायम सिंह यादव को जो पद्म विभूषण भाजपा ने दिया, इसके पीछे फिर काफ़ी चर्चा हुई, कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया, कई ने का विरोध भी किया। आप इसको कैसे मानते हैं कि आखिर भाजपा ने ऐसा फैसला क्यों किया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से केंद्र में सरकार है, आपने देखा होगा, चाहे वो पद्म विभूषण हो, चाहे अन्य जो सम्मान हम लोग करते हैं, इस देश के नागरिक जो किसी क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करते हैं, आपने देखा होगा कि पहली बार जो एक्चुअल काम जिन्होंने किया है ज़मीन पर, आपने देखा होगा जिनका नाम किसी ने सुना नहीं, पूरा जीवन दे दिया, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निकाल के छोटे छोटे गांवों से, छोटे छोटे शहरों से लाकर राष्ट्रपति भवन में सम्मान देने का काम किया है। मुलायम सिंह जी को जो पद्म विभूषण मिला है वो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने ये सोच के उनको दिया है कि उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में
उत्कृष्ट काम किया है। हम उसको अवार्ड को उस क्षेत्र के काम से जोड़ते हैं, हम ना उसको जात से जोड़ते हैं, ना हम उसको किसी पार्टी से जोड़ते हैं। अगर हम पार्टी से जोड़ते तो मुलायम सिंह जी को क्यों देते हो, तो समाजवादी पार्टी के नेता थे। लेकिन मुलायम सिंह जी ने जब तक वो जीवित थे अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया राजनीति के क्षेत्र में, तो उसको भी सराहते हैं। अखिलेश जी भी कुछ अच्छा काम करेंगे तो हम जरूर सराहेंगे, लेकिन ये अच्छा काम कर ही नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जी कोई अच्छा काम करें तो हम लोग सराहना करें, उनकी पार्टी हाथ बांधे बैठी है कि कब ताली बजाने का मौका मिले, लेकिन ये लोग ताली बजवाना ही नहीं चाहते, क्योंकि अखिलेश जी और राहुल जी एक ही एजेंडे पे हैं। वो और उनका परिवार किसी भी तरह सत्ता में रहना चाहिए। इस समय अतीक अहमद का मुद्दा बहुत गरमाया है। माना जा रहा है कि आजम खान और मुख्तार अंसारी के बाद में इस बार 2024 में अतीक का नाम लेकर पोलराइजेशन करने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, चाहे वो अतीक अहमद हो चाहे मुख्तार अंसारी हो, ये सब हमारे लिए एक संगठित माफिया गिरोह है। और योगी जी जिस दिन से सत्ता में आए हैं उन्होंने इसका बेड़ा उठा रखा है कि जितने भी ये माफिया गिरोह हैं वो अब उत्तर प्रदेश को नहीं चढ़ सकते। और आपने देखा होगा ये वही लोग हैं जिनके पेशी में जज नहीं आने को तैयार होते थे। अतीक अहमद का आप पुराना इतिहास उठा के देखिए, 12 सीनियर जजेस ने अतीक अहमद को पेशी में आने के लिए और स्वयं केस लेने के लिए मना कर दिया। आज ये वही अतीक अहमद है कि साबरमती से चिट्ठी लिख रहे हैं कि मुझे नहीं आना है उत्तर प्रदेश, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश की धरती पर ये लोग अपराध नहीं कर सकते। किसी भी अपराधी के लिए योगी जी का कानून एक ही है, और वही कानून इस देश में जब लागू होगा, हमेशा हमेशा आप देखिए, चाहे आदिकाल से, चाहे प्रभु राम हो, चाहे श्री कृष्ण हो, और चाहे आज के, अब आप कहोगे कि हम श्री कृष्ण और प्रभु राम से कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे हैं। राम राज की स्थापना का मतलब क्या है? जो गांधी जी ने कहा है वो मैंने नहीं कहा है। वो राम राज की स्थापना का अर्थ ही यही है कि जिस समाज में अपराध समाप्त हो जाए, तो अपराध समाप्त होने के लिए अपराधी को समाप्त होना पड़ेगा, और योगी जी उसी बीड़ा को उठा रखे हैं। और मुझे गर्व है कि हम लोग के नेता योगी आदित्यनाथ जी हैं। मायावती जी ने अभी शाइस्ता उनकी पत्नी को पार्टी से निकाला नहीं है, जबकि उनके खिलाफ भी पुलिस लगी हुई है। उनका, मायावती का कहना, जब तक आरोप सिद्ध नहीं होगा तब तक हम अतीक के परिवार को पार्टी से नहीं निकालेंगे। देखिए, मायावती जी, अखिलेश जी, सब लोग उसी टाइप की राजनीति करते हैं। इन्हीं लोगों ने इस प्रदेश में इन माफियाओं को दर्जा प्राप्त मंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया। इन लोगों का काम ही यही था, सिंडिकेट बना के इन माफियाओं को से अपना काम कराते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में इसकी गुंजाइश खत्म हो गई है, तो ये माफिया आप देख रहे होंगे धीमे धीमे ये सब जेल की ओर जा रहे हैं या ऊपर जा रहे हैं। बीच के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, और आने वाले कल में आप देखिएगा इस प्रदेश में माफिया राज से ये प्रदेश नहीं जाना जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की पहचान विकास से होगी, उत्तर प्रदेश की पहचान योगी आदित्यनाथ से होगी, उत्तर प्रदेश की पहचान आने वाले कल में एक बड़े औद्योगिक प्रदेश के रूप में होने वाली है। एक अंतिम सवाल और सबसे बड़ा सवाल, 2024 में उत्तर प्रदेश में, हम देश की बात नहीं, उत्तर प्रदेश में अगर आप भाजपा एक नंबर पार्टी मान लीजिए, क्योंकि आप भाजपा के नेता हैं, नंबर 2 पे कौन रहेगा, सपा या बसपा या कांग्रेस? देखिए, मैं तो मनाता हूं कि शायद कोई एक सीट ये लोग पा जाए, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा। नंबर 2 का सवाल ही नहीं खड़ा। सीट नहीं मिलेगी तो वोट से नंबर 2 माना जाएगा। नहीं, वो सब एक ही टाइप की राजनीति कर रहे हैं, कोई एजेंडा है नहीं। अब जनता के पास भी मतलब किस मुंह से जाएं, इनके पास कौन सा एजेंडा है? बता रहे हैं कि ओबीसी जाति की जनगणना हो रही है, उनका कहना है कि इसमें हम लोग इकट्ठा होकर और फिर बाकी चीज़ें, कई घोषणाएं होंगी, उसके बाद में ओबीसी जो 54% है वो विपक्ष की तरफ मूव कर जाएगा। दलित भाजपा के साथ है ही, सवर्ण भी रुष्ट है, एक तरफा भाजपा की हार करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इन लोगों ने 2019 में भी यही बताया था, 2022 में भी जितने किस्म के गठबंधन है सब ये लोग। नीतीश जी आपके साथ थे, इस बार वही झंडा दरबार है। नहीं तो देखिए क्या है ना भाई, साथ आना, साथ से अलग हो जाना, ये सब राजनीति में चलता है। नीतीश जी भी जब आए थे तो उनको सत्ता में आना था, आज उनको लगा कि वहाँ बेहतर अवसर है, वहाँ चले गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नीति और नियत डे 1 से जो थी, जब हम इस पार्टी की स्थापना हुई, और आज हमने उस दिन भी कहा था कि राम मंदिर हमको बनाना है, हमने बनाया। हमने उस दिन भी कहा था 370 हटाना, हमने हटाया। जितने भी हमारे मुद्दे थे हम उससे कभी नहीं डिगे हैं। हाँ, ये राजनीति में जरूर होता है कि कभी किसी का साथ लेना पड़ता है, कभी किसी मुद्दे पे मौन होना पड़ता है, लेकिन मुद्दे नहीं बदलते हम। नीतीश जी की तरह रोज नए चेहरे थोड़ी लगाते हैं हम। हमारी पार्टी का जो एजेंडा है या पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, हम उसी के पे काम कर रहे हैं। और आप देखिएगा 2024 नहीं, मुझे तो 2029 में कोई चैलेंज नहीं दिख रहा है। 2024 तो अभी साल भर में आ जाएगा। इन लोगों को कायदे से अब 2075 साल के हो जाएंगे तब कौन बनेगा अगला चेहरा? अरे भाई, भारत, आपको मोदी जी से पहले थोड़ी पता था कि मोदी जी बनना है। ऐसी भारतीय जनता पार्टी में अनवरत ऐसे कार्यकर्ता ऊपर उठ के आते हैं, इस देश में
आपने देखा होगा मोदी जी को भी कौन जानता क्या था। उत्तर प्रदेश के बाद देश की पहचान योगी आदित्यनाथ बनेंगे? देखिए, ये कहना अभी जल्दबाजी है। योगी जी हमारे बहुत बड़े नेता हैं और आज पूरे देश में उनकी स्वीकारता है। हमारे पास तमाम ऐसे नेता हैं जो पूरे देश में स्वीकार हैं। योगी जी भी उनमें एक हैं और योगी जी की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता है और योगी जी भी अगर इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे तो उसमें भारत का बहुत अच्छा कल आने वाला है। तो ये थे वैभव सिंह जी। इनका साफ कहना है कि इस जो राहुल गांधी सच्चाई का जो डंका गा रहे हैं वो 75 साल तक कहाँ थे जब उनका परिवार देश में राज कर रहा था। इनका सीधा कहना है कि यानी कि उन्होंने भी ईडी और बाकी चीज़ों एजेंसियों का इस्तेमाल करके सत्ता चलाई, क्योंकि वो दावा कर रहे हैं कि हाँ आज एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। साथ में इन्होंने कहा कि युवा कम बेरोजगार है, सबसे बड़े बेरोजगार राहुल गांधी हैं। वहीं बात उत्तर प्रदेश की है तो उन्होंने कहा कि अपराध जो है अब उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त हो रहा है और राम राज्य की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की एक तरफा पूर्ण बहुमत नहीं रिकॉर्ड बहुमत से सरकार बनने जा रही है। विपक्ष चाहे जितने दावे करे, चाहे जितना एक मंच पर आए, उसकी दाल गलने वाली नहीं है, क्योंकि जनता को मोदी पसंद है। कैमरामैन मलिक इमरान के साथ मैं रमन मिश्रा, लखनऊ। सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।